नमस्कार दोस्तों, कोटा करियर पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है महेंद्र सिंह नरूका, द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूं फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी कि भारत में खाद्य फसलों का उत्पादन। तो आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत समय तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीट के बारे में, जो कि इंडिया का मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स है। कहा जाता है कि ये नॉर्थ इंडिया की मेजर रबी क्रॉप है, मुख्य रबी की फसल है उत्तर भारत की, जिसे टेम्परेट रीजन्स में ग्रो किया जाता है। टेम्परेट रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, तो उस रीजन में कहा जाता है। सो दिस इज़ अ मेजर रबी क्रॉप ऑफ नॉर्दर्न इंडिया विच इज़ सोन इन टेम्परेट रीजन्स ऑफ इंडिया। रही बात इसके टेम्परेचर की, तो इसमें टेम्परेचर कितना लगता है, तो टेम्परेचर जो है 10 से 25 डिग्री तक चाहिए होता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड, जिससे कि वीट अच्छे से ग्रो हो सके। अब बात करते हैं हम इसके रेनफॉल की। तो रेनफॉल जो है वो 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक की ज़रूरत होती है इसके अंदर, फ्रॉम 25 सेंटीमीटर एंडिंग विथ 75 सेंटीमीटर, यानी कि अच्छी खासी से बरसात की भी ज़रूरत होती है अगर आपको गेहूं ग्रो करने हैं। सॉइल टाइप कैसा चाहिए? सॉइल जो है लाइट मोल्ड एंड क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल का मतलब होता है चिकनी मिट्टी, जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये एक सॉइल टाइप होता है। मोल्ड और क्लेई। मोल्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी सॉइल जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो, पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो, तो ये लाइट मोल्ड और क्लेई सॉइल यानी चिकनी मिट्टी की इसे दरकार होती है। दिस सॉइल आर आइडियल फॉर ग्रोइंग वीट, दे आर आइडियल फॉर द सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट। भारत के अंदर 70% जो गेहूं का उत्पादन है, इंडियाज टोटल प्रोडक्शन, आउट ऑफ विच 70% प्रोडक्शन ऑफ वीट टेक्स प्लेस इन कुछ स्टेट्स हैं इस प्रकार: पंजाब में 21%, हरियाणा में 6.17%, उत्तर प्रदेश में 32.68%। इसके बाद में कुछ अदर स्टेट्स भी हैं जिनमें परसेंटेज नहीं दिए होते, तो नॉर्मली मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार, ये स्टेट्स है जहाँ पर इस प्रकार से इसका गेहूं का प्रोडक्शन होता है। राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो उसमें नंबर आता है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, इसके अलावा जयपुर, कोटा एटसेट्रा। व्हेन वी टॉक अबाउट वीट प्रोडक्शन, इंडिया इज एट द थर्ड प्लेस। इंडिया इज एट द थर्ड प्लेस आफ्टर चाइना एंड यूएसए। चाइना और यूएसए के बाद में भारत का नंबर आता है वीट प्रोडक्शन के मामले में। एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रभाव के चलते भारत के अंदर एरिया ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, जिससे कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए वीट में। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोडक्टिविटी एंड एरिया ऑफ प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? पर यूनिट ऑफ हेक्टर या पर यूनिट ऑफ बीघा लैंड में कितनी पैदावार हुई है गेहूं की। एरिया ऑफ प्रोडक्शन का मतलब तो आप जानते ही हैं, कितने एरिया के अंदर गेहूं प्रोड्यूस किया गया है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर यूनिट में कितना रिजल्ट रहा। सो ये परसेंटेज बेसिस पर होता है प्रोडक्टिविटी, और एरिया ऑफ प्रोडक्शन कितने एरिया पर किया, और टोटल प्रोडक्शन यानी कि टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है वो। तो ये तीनों ही बड़े, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एरिया ऑफ प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड इन इंडिया। किस वजह से? ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट की वजह से। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? द कंट्री बिकेम सेल्फ डिपेंडेंट इन वीट प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फूड ग्रेन क्रॉप्स के बारे में, राइस। राइस इज वन ऑफ द मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया and it is a major kharif crop as well because it is grown in rainy season। कहने का अर्थ ये है कि राइस जो है भारत में मुख्य फसल है
मुख्य खाद्य फसल है और इसे खरीफ सीज़न में ग्रो किया जाता है, यानी कि रेनी सीज़न के दौरान। भारत के अंदर राइस जो है ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो होती है। ट्रॉपिकल रीजन्स यानी कि जहाँ पर गर्मी और बरसात दोनों अच्छी खासी मात्रा में होती है, तो इट ग्रोज इन ट्रॉपिकल रीजन्स। और इसके अलावा टेम्परेचर जो है इसमें वो चाहिए होता है 19 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब एक ठीक ठाक टेम्परेचर चाहिए होता है इसके ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ इसमें जो रेनफॉल रिक्वायरमेंट है वो है 75 सेंटीमीटर रेनफॉल से लेकर 100 सेंटीमीटर, मतलब इसमें गेहूं से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है। वेरस इन वीट प्रोडक्शन इट वाज 25 to 75 सेंटीमीटर, इसमें 75 से 100 सेंटीमीटर, मतलब जहाँ पर पानी की ज़्यादा उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ अबेंडेंट, ओनली देयर राइस विल ग्रो। ठीक है। सॉइल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मिट्टी किस प्रकार होनी चाहिए? चिकनी मिट्टी होनी चाहिए यानी क्लेई सॉइल एंड एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो होती है वो रिवर सिस्टम के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, काफ़ी फर्टाइल सॉइल्स होती हैं। तो इसमें एल्यूवियल सॉइल होती है। एल्यूवियल सॉइल के भी काफ़ी टाइप्स हैं, न्यू एल्यूवियल सॉइल, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, फिर उसके बाद में उसको ज्योग्राफिकली अलग अलग टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, बांगर, खादर एंड मेनी मोर टर्म्स आर देयर। आपको उतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए सॉइल रिक्वायरमेंट्स कौन सी है, क्लेई यानी चिकनी मिट्टी एंड एल्यूवियल सॉइल। ये दो प्रकार की मिट्टी है। एल्यूवियल सॉइल का मतलब है रिवर सिस्टम के द्वारा बहाकर लाई गई फर्टाइल मिट्टी जिससे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होती हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे पहलुओं पर। इन इंडिया 3 क्रॉप्स ऑफ राइस नेमली अमन यानी मानसून सीजन, ओस यानी विंटर सीजन एंड बोरो यानी समर सीजन्स आर ग्रोन। कहने का अर्थ ये है कि भारत के अंदर जो है राइस ग्रोथ किस प्रकार से है। तीन प्रकार से राइस क्रॉप्स ग्रो की जाती है। एक तो मानसून सीजन में जिसे कहा जाता है अमन, और ये सबसे ज़्यादा होती है 86%। आफ्टरऑल इसको हमने खरीफ क्रॉप का नाम दिया गया है, तो अमन यानी मानसून 86% इसका कंट्रीब्यूशन है। रिमेनिंग 14% जो है विंटर यानी ओस, समर यानी बोर, इसमें ग्रो की जाती है। मतलब ये तीनों सीजन में ग्रो की जाती है, मानसून, विंटर, समर, बट मेनली जो है मानसून में ग्रो की जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मेजर खरीफ क्रॉप कहा जाता है। दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज मेजर खरीफ क्रॉप। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद में आगे हम बात करते हैं 90% जो इंडिया का टोटल प्रोडक्शन है वो कुछ ही स्टेट से होकर निकलता है, और उन स्टेट्स के नाम हैं बंगाल से 15.22%, आंध्र प्रदेश से 14.3%, उत्तर प्रदेश से 11.78%, उड़ीसा से 9.2%, बिहार से 8%, तमिलनाडु से 8.2%। तो ये जो स्टेट्स हैं ये मोस्ट स्टेट्स है जो 90% इंडिया का टोटल राइस प्रोड्यूस करते हैं। रिमेनिंग 10% जो है वो कुछ स्टेट्स इस प्रकार है, मध्य प्रदेश जहाँ पर 8.1% है, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र एंड पंजाब आर इंक्लूडेड। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में 1-2% के साथ हैं। बात की जाए राजस्थान में कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो राइस प्रोडक्शन के मामले में अव्वल हैं, राइस प्रोडक्शन के मामले में टॉप करते हैं, तो इनमें सबसे पहला नाम आता है श्री गंगानगर। फिर उसके बाद में नंबर आता है हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में राइस प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर इरिगेशन के थ्रू होता है क्योंकि यहाँ पर वो बारिश वाला सिस्टम इतना ज़्यादा है नहीं। बात की जाए इंडिया की रैंक की इन राइस प्रोडक्शन, सो इन कॉन्टेक्स्ट टू राइस प्रोडक्शन इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। ये काफ़ी गर्व करने लायक बात है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ राइस प्रोड्यूसिंग विच इज़ इंडिया, फर्स्ट नंबर पर है चाइना। इज़ दैट क्लियर? फिर आगे हम बात करेंगे मेज़ के बारे में, यानी कि मक्का के बारे में। मेज़ इज़ फूड ग्रेन एज वेल एज कमर्शियल क्रॉप्स, यानी कि ये खाद्य फसल भी है और ये व्यापारिक फसल भी है।
कमर्शियल क्रॉप्स क्यों हैं? क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाती है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इंडस्ट्रीज़ को इससे क्या रॉ मटेरियल्स मिलता है, मक्के में क्या रॉ मटेरियल्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। इससे ग्लूकोज प्रिपेयर की जाती है, इससे ग्लूकोज प्रिपेयर की जाती है, स्टार्च प्रिपेयर किया जाता है। स्टार्च जो कि एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, तो ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च। आपने कई बार देखा होगा कि कॉम्प्लेन, बॉर्नवीटा, सेरेलैक, ये जो भी फूड क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिससे बच्चों के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा फुल की जाती है, वो इसी के वजह से कराई जाती है। इसके वजह से जो ग्लूकोज और स्टार्च प्रिपेयर किया जाता है वही इनमें डाला जाता है। ओके फाइन, सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं हम। राइस के बाद में मेज इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट खरीफ क्रॉप। चावल के बाद में सबसे बड़ी खरीफ फसल मक्का ही है भारत में। और ये मक्का का आविष्कार, माफ़ कीजिए आविष्कार कहना गलत होगा, मक्का भारत के अंदर पुर्तगालियों के द्वारा 17th सेंचुरी में लाई गई थी। मेज वॉज ब्रॉट बाय द पोर्टुगीज इन द 17th सेंचुरी इन इंडिया। पोर्टुगीज याद है ना आपको, वास्को द गामा, 1498 वो डिस्कवर्ड इंडिया। इतिहास में हमारे को ऐसा पढ़ाया जाता है, 1498 में उन्होंने भारत की खोज की। हाउएवर वो भारत तो ऑलरेडी डिस्कवर्ड था ही, बट हिस्टोरियंस ने उसको क्रेडिट दे दिया। टेम्परेचर की बात करें, आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए मक्के के लिए? 12 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल अगर हो जाए तो मक्का खूब अच्छे से ग्रो हो जाएगा। सॉइल रिक्वायरमेंट्स क्या है? सॉइल रिक्वायरमेंट्स में आता है इसका डीप सॉइल। डीप सॉइल में क्या होता है कि नाइट्रोजन इनफ मात्रा में होता है, जो कि प्लांट्स की ग्रो के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, एक यूजफुल कारक है। सो डीप सॉइल कंटेनिंग नाइट्रोजन विच अलाउ इनफ वाटर। तो डीप सॉइल में क्या है कि वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, पानी को ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, और यही मेज़ के लिए रिक्वायरमेंट है। ऐसी ही मिट्टी मेज़ के लिए रिक्वायरमेंट है जो पानी को खूब एब्जॉर्ब करे, पानी को अपने अंदर खूब अच्छे से संभाले, उसको ही आइडियल सॉइल माना गया है, डीप सॉइल दैट कंटेन्स नाइट्रोजन। ओके फाइन, आगे हम बात करते हैं इंडिया में रीजन्स कौन कौन से जहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, मक्के को किस किस जगह में प्रोड्यूस किया जाता है। सो लेट्स हैव अ लुक। भारत के अंदर 60% जो टोटल मेज प्रोडक्शन है वो आंध्र प्रदेश 19.3% के साथ, कर्नाटक 16.78% के साथ, राजस्थान 10.34% के साथ, उत्तर प्रदेश 10% के साथ, गुजरात 10.7% के साथ, मध्य प्रदेश और पंजाब ये कोई 2-3% के साथ होंगे। तो ये इंडिया के अंदर लीडिंग स्टेट्स है, लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज। एग्जाम में 2 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। नेम द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज इन इंडिया, नेम द स्टेट्स विच आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर मक्का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। 2 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनके नाम जान लेते हैं हम। राजस्थान के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर एट्सेट्रा। हालांकि इसमें कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, जैसे बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, हनुमानगढ़ वगैरह, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स भी शामिल हैं। मक्के के मामले में इन कॉन्टेक्स्ट टू मेज इंडिया रैंक्स 10th। भारत 10वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादन करने वाला देश है। सो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट कंट्री इन द मेज प्रोडक्शन। इज़ दैट क्लियर? लेकिन ये जो है इसकी प्रोडक्शन काफ़ी कम होती है और भारत के अंदर इसकी खपत इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। सो इट इज़ नॉट एक्सपोर्टेड ड्यू टू इट्स प्रोडक्शन बीइंग लेस एंड कंजम्पशन बीइंग हाई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नाउ नेक्स्ट इज मिलेट, यानी कि बाजरा। आप सभी जानते ही हैं, दिस इज ग्रोन एज फॉडर एंड फूड ग्रेन क्रॉप्स।
यानी कि इसे चारे के तौर पर भी और इसे फूड ग्रेन क्रॉप्स के तौर पर भी, यानी कि डुअल इफ़ेक्ट हैं इसके हमारे लाइफ में। फॉडर के पर्पस की वजह से भी, फूड ग्रेन के पर्पस की वजह से भी इसे ग्रो किया जाता है। इसका टाइम कब से कब होता है? मिलेट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग जून टू अक्टूबर। जून से अक्टूबर के दौरान जब काफ़ी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है ना, व्हेन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ देयर, एट दैट टाइम मिलेट इज़ ग्रोन। एट दैट टाइम बाजरा ग्रो किया जाता है। इस खरीफ क्रॉप के लिए, आफ्टर ऑल ये खरीफ सीजन में ग्रो हो रही है, तो इस खरीफ क्रॉप के लिए टेम्परेचर की जो ज़रूरत है वो है 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक की। रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक की, यानी कि टेम्परेचर ये ठीक ठाक टेम्परेचर पर ग्रो हो जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात इसके लिए सॉइल की, तो एक लाइट सॉइल यानी कि जो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है उसे लाइट सॉइल की कैटेगरी में रखा गया है। लाइट सॉइल ये अगेंस्ट आता है डीप सॉइल के। डीप सॉइल, लाइट सॉइल। लाइट सॉइल में इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो लाइट सॉइल में ये ग्रो हो जाती है। साथ ही सूटेबल कंडीशन ऑफ वाटर ड्रेनेज, यानी कि पानी की अवेलेबिलिटी सूटेबल अगर मिल जाए, ठीक ठाक पानी की अवेलेबिलिटी, यानी ठीक ठाक बरसात हो जाए, तो अच्छी खासी मात्रा में बाजरे का उत्पादन हो सकता है देश के अंदर। प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एक ख़ास बात यह है कि पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा मिलेट प्रोडक्शन, बाजरे का उत्पादन राजस्थान करता है, और वो है 42% में। 42% जो है वो राजस्थान के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। सो आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मिलेट इन इंडिया, भारत में कुल बाजरे के उत्पादन में से राजस्थान से 42% का जो है वो योगदान होता है। फिर इसके बाद में कुछ और स्टेट्स हैं, नाम जान लेते हैं। महाराष्ट्र 20%, गुजरात 12.5% और उत्तर प्रदेश जो है 11%। इसके अलावा भी कुछ और स्टेट्स है जो 2-3% की मात्रा में उनको ग्रो करते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, ये इंक्लूडेड हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अदर स्टेट्स में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश है और पंजाब भी है। राजस्थान के ज़िलों की बात करें तो इसमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर है, सीकर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू, अलवर एट्सेट्रा। पूरे विश्व भर में भारत की क्या स्थिति है इन कॉन्टेक्स्ट टू मिलेट प्रोडक्शन, तो इसमें आता है फर्स्ट। हमारा रैंक जो है फर्स्ट आता है मिलेट प्रोडक्शन के मामले में। इज़ दैट क्लियर? तो अब हम आगे मैप के थ्रू समझेंगे कि कौन कौन से रीजन में कितना क्या ग्रो किया जाता है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं वीट प्रोडक्शन एरियाज़ के बारे में। ये जहाँ जहाँ पर W लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इस तरह से जो जो रीजन्स पर W लिखा हुआ है ये वीट ग्रोइंग एरियाज़ हैं। यहाँ पर गेहूँ प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर इसके बाद में जहाँ पर R लिखा हुआ है ये राइस प्रोडक्शन वाले एरियाज़ हैं, ये सेंट्रल डेक्कन वाले रीजन में। फिर इसके बाद में कोस्टल वाले रीजन्स में, और बात की जाए साउथ इंडिया वाले रीजन्स की, तो वहाँ पर भी राइस काफ़ी ग्रो की जाती है। ये जो पूरा का पूरा जो रीजन है ये राइस बेल्ट है। फिर इसके बाद में ये रीजन जो है राइस बेल्ट है। इसके बाद में हम बात करें मिलेट प्रोडक्शन के, यानी कि बाजरे की बात की जाए, तो बाजरे के मामले में जो स्टेट्स बाजी मारता है वो है राजस्थान। ये इतना रीजन जो है बाजरा प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जवार प्रोडक्शन के लिए, हालांकि जवार हमारे टॉपिक में नहीं है तो आप ये अगर नहीं भी ध्यान रखोगे तो चलेगा, ये रीजन जो है जवार प्रोडक्शन के मामले में आता है। बाकी का रीजन जो है स्पेर्स वेजिटेशन है, यानी कि जहाँ पर यूज़फुल फूड क्रॉप्स नहीं ग्रो की जाती है। आई होप आपको इस मैप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। आगे हम बात करेंगे कुछ स्टैटिस्टिक्स की, जिनके थ्रू आप अच्छे से समझ पाओगे कि भारत में क्या स्थिति रही है फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन को लेकर। तो आइए हम जानते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया। भारत के अंदर फूड ग्रेन प्रोडक्शन एरिया कितना रहा हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसमें आप सबसे पहले देखिए ईयर्स दे रखे हैं
2012-13, फिर 2013-14 और फाइनली 14-15। रेड, ऑरेंज और ग्रे कलर से इंडिकेट किए हुए हैं राइस किस तरह से रही है। तो आप इसमें एक चीज़ समझ नहीं पा रहे कि तीनों का जो अमाउंट है बराबर बराबर सा ही है। राइस को आप देख लो, ये जो इस सेक्शन में है वही उतना के उतना ही बराबर की मात्रा में अगले सेक्शन में और उसके अगला ही बराबर अगले सेक्शन में देखने को मिल सकता है। यानी कि चीज़ें जो है वो समान सी दिखाई पड़ रही है। यानी कि अगर इधर 1,000 लाख हेक्टर में है तो उधर भी 1,000 लाख हेक्टर में और इधर भी 1,000 लाख हेक्टर में आ रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये 2,000 और 4,000 क्या है। ये 2,000 और 4,000 जो है ये हेक्टर्स हैं, इन लैख हेक्टर्स। मतलब हेक्टर्स जो है एक यूनिट होती है खेत को मापने की, जिसके अंदर 10,000 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। तो राइस जो है वो कितने में ग्रो की गई है? राइस पूरी ग्रो की गई 2012-13 के अंदर, तो ये ग्रो की गई थी लगभग 1,000 के अंदर, माफ़ कीजिए 1,000 नहीं, 400 450 के समथिंग में। और उसके बाद में अगले वर्ष भी 400 450 के, और उसके अगले वर्ष में भी उतनी ही ग्रो की गई है। ओवरऑल आप देख लीजिए, ओवरऑल में आपको पता लगेगा कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है तो 2012-13 के अंदर, यानी कि आप देख लीजिए 1,000 के समथिंग है। 2013-14 के अंदर ये 2,000 को थोड़ा सा ऊपर कर रहा है, मतलब 2,000 माइनस 1,000 तो वापस से 1,000 के समथिंग ही आ रहा है। और उसके बाद में ये यहाँ पर 3,000, मतलब वापस से 1,000 के समथिंग। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं, एक ही एरिया को इंडिकेट कर रहे हैं। इससे समझने के बजाय हमारे को ज़्यादा क्लियरिटी इस वाली स्लाइड से होगी, जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स दे रखी है, एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स। ये टेबुलर डेटा है, तो टेबल के फॉर्म में डेटा है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स दे रखी है, चावल है, गेहूँ है, बाजरा है, दालें हैं, टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन है। और इसके बाद में इधर ईयर दे रखे हैं 12, 13, 14। फिर इसके बाद में प्रोडक्शन दे रखा है, प्रोडक्टिविटी दे रखा है और एरिया दे रखा है। एरिया कितना है पिछले ग्राफ में जो है वो सिर्फ एरिया पर फोकस डाल रहा था। राइस की बात करें हम तो राइस जो है 2012-13 के सत्र में 427.54 लाख हेक्टर के अंदर राइस ग्रो की गई थी, जो कि बढ़कर कर दी गई थी 441.36। मतलब अब राइस का एरिया बढ़ गया है, ज़्यादातर एरिया में राइस उगाई गई। लेकिन एक चीज़ है 2014-15 में थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिली। अब ये का यही रिजल्ट नेक्स्ट इसमें इंडिकेट होता है। कैसे? 2012-13 में प्रोडक्शन था 105.24 मिलियन टन्स। 1 मिलियन का मतलब होता 10 लाख। तो इस संख्या के आगे 6 जीरो लगा दीजिए और टन्स के 3 जीरो और लगा दीजिए, टोटल 9 जीरो लगेंगे इस टोटल फिगर्स के बाद में। इतना किलोग्राम प्रोडक्शन हुआ है। 12-13 के अंदर 105.24 मिलियन टन्स, एक साल बाद में 106.65, मतलब हल्का सा ग्रो हुआ है। लेकिन उसके बाद हल्का सा क्या हो गया? फॉल हो गया, थोड़ी सी गिरावट आई है। 105, 106, 104 यू कैन सी ओवर हियर। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? पर हेक्टर में कितना किलो पैदा किया? तो 2461 किलोग्राम एक हेक्टर में। उसके अगले साल 2416, यानी प्रोडक्टिविटी गिरी। और उसके अगले साल 2390, प्रोडक्टिविटी और गिर गई। इसी तरह वीट को आप पढ़ लीजिए कि 2012-13 में 300 लाख हेक्टर्स में ग्रो किया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया था 304.73, यानी 2013-14 के वर्ष में। फिर इसके बाद में 309.65 कर दिया गया, यानी ये थोड़ी सी मात्रा इसके अंदर गिर चुकी है। तो अब वीट के प्रोडक्शन की बात करें तो 12-13 के अंदर 93.51 मिलियन टन्स, उसके एक साल बाद 95.85, उसके एक साल बाद 88.94। तो आप इससे ऐसे समझिए कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है और जो टोटल एरिया है वो 1207 था। तो उस समय प्रोडक्शन हुआ 257.13 मिलियन टन। प्रोडक्टिविटी 1996 किलोग्राम्स। ये प्रोपोर्शनली इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, यानी कि एरिया में अगर इंक्रीज होती है तो प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा? इंक्रीज होगा। फिर उसके एक साल बाद में 1250.42 लाख हेक्टर हो चुका था, यानी कि 1207 से 1250 थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ रहा है, ग्रो आ रहा है। तो यहाँ पर भी ग्रो होगा, ये हो गया 265।
आप देख सकते हो 257, 265, थोड़ा सा हल्का सा इसमें क्या है, ग्रोथ आ रही है। लेकिन उसके अगले साल 1220 हो गया, यानी 1250 से 1220, तो इधर भी कमी आएगी 265 से 252। इज दैट क्लियर? आप यहाँ पर देख सकते हैं 1996 से कितना हो गया, 2010 हो गया, लेकिन उसके एक वर्ष में क्या हो गया, 1993.75 हो गया, यानी कम हो गया। ओवरऑल हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 12-13 से बढ़िया 13-14 था, लेकिन 13-14 से बढ़िया 14-15 नहीं हो पाया। क्या रीजंस हो सकते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिएगा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स रही होगी जिसकी वजह से 14-15 के अंदर ये ग्रो नहीं कर पाया। क्या सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार थीं? क्या हमारा सोशल सिस्टम यानी सामाजिक व्यवस्था जो है उसके अंदर कोई कमी थी, कहीं ना कहीं चूक हुई है? या फिर हमारे इलेक्शन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या है, सरकार फार्मर्स पर ध्यान नहीं देती है? इसके अलावा हमारे इकोनॉमिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल स्टैटिस्टिक्स में कुछ प्रॉब्लम है? आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स रही होगी। मोस्ट ऑफ द आंसर्स यही हो सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की कमी हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। 2012-13, 2013-14 ये 2 साल बढ़िया थे, बट 14-15 वॉज ए डाउनफॉल इन एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी फॉर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।